तो आज हम बात करेंगे नाटक की, यानी ड्रामा। और ड्रामा क्या होता है इसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ शिक्षा में नाटक का महत्व, ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। हम सभी जानते हैं कि प्रयोजन और रसास्वाद के उपकरण के आधार पर काव्य को दृश्य और श्रव्य दो प्रमुख भेद हैं। जो काव्य हैं, काव्य के दृश्य और श्रव्य यानी देखना और सुनना, ये दो प्रमुख भेद हैं। हम भारतीय साहित्य शास्त्रियों की बात करें तो भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य को प्रधानता दी है। यानी श्रव्य काव्य केवल सुना या पढ़ा ही जा सकता है। उनका प्रधान गुण जो है वो श्रवणीयता है, सुनना है। रस पोषण के लिए कवि शब्द चित्रों को विधान कर कल्पना के बल पर जो है वो मानसिक चित्र प्रस्तुत करके वो आप कहते हो ना कि रसास्वादन में समर्थ हो पाता है। तो ये जो वास्तविक जो कला है, और जो दृश्य कला की बात करें, जो दृश्य काव्य की बात करें, तो यह प्रत्यक्ष जो है वो आप इसे देख पाते हो, अपने नेत्रों से उसे आप देख पाते हो। उसकी सम्मुख उपस्थिति जो है उसकी आप अनुभूति कर पाते हो। नाट्यशास्त्र प्रणेता के तौर पर जो भरत मुनि हैं, आपने नाम सुना होगा। भरत मुनि ने दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया है। दृश्य काव्य के लिए उन्होंने नाट्य शब्द का प्रयोग किया है। और नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय अनुकरण करना है, जिसमें सभी प्रकार के मानवों के चरित्रों और भावों का अनुकरण लिया जाता है, प्रत्येक प्रकार की। वहीं नाट्य और नाटक जो है ये नाट्य या नाटक आप भी इसे आप कह सकते हैं। और धनंजय दशरूपकार धनंजय एक नाट्य के बहुत बड़े नाट्य शास्त्री के रूप में प्रख्यात हैं। तो वो रूपक को भी जो है वो स्वीकार करते हैं कि बहुत सारी अब नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय संबंधी अधिकांश लक्षणों का समावेश नाटक के अंतर्गत हो जाता है। यही कारण है कि रूपक का एक भेद होते हुए भी इसे इतनी प्रधानता मिली कि आगे रचे जाने वाले सभी प्रकार के रूपकों को नाटक की संज्ञा प्रदान की। जो अभी हमने कहा दश रूपककार धनंजय की जो हमने बात की, तो उन्होंने अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहा है। अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहा है, यानी अनुकरण को दृश्य अर्थात नेत्रों का विषय बताया है। दृश्य काव्य का जो रूपक है उसमें अभिनय को प्रधानता दी जाती है, अभिनय की प्रधानता है। और यही कारण है कि रूपक का एक भेद होते हुए भी जो है वो इतनी प्रधानता मिली कि आगे जो है जितने भी रचे जाने वाले सभी प्रकार के जो रूपक हैं उसको नाटक की संज्ञा प्रदान कर दी गई। जब हम भारतीय नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो इनके अनुसार नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात आचार्य पुराण, इतिहास आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए। इसका नायक कोई राजा होता है, राजर्षि होता, दिव्य व्यक्ति होता, इस तरह की कोई व्यक्ति जो है वो कथा वस्तु का होता था नाटक के लिए।
नाटक में श्रृंगार रस आपने सुना होगा, श्रृंगार रस, वीर रस, इन दोनों में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। और अगर अन्य रस उसके अंग या सहायक के रूप में होते हैं तो उसे भी सम्मिलित किया जाता रहा है। भारतीय नाट्य शास्त्र की हम बात करें, भारतीय नाट्य शास्त्र में अंगों की संख्या 5 से 10 होनी चाहिए। नाटक के कथानक का विकास जो है वो संक्षिप्त वृत्त से होना चाहिए। कथा वस्तु का संयोजन जो है वो कार्यावस्थाओं, अर्थ, प्रकृतियों एवं पंच संधियों के संगठन द्वारा होना अपेक्षित होता है। तो ये इसे हम नाटक की संज्ञा हम दे सकते हैं। इन सारे गुणों से जब ये भरपूर अगर है तो यह एक नाटक का रूप लेता है। हम संक्षेप में हम कह भी सकते हैं कि नाटक में प्रभावोत्पादकता के साथ ही जो प्रभाव देता हो, प्रभाव का उत्पादन करता हो, है ना, तो प्रभाव का उत्पादन करता हो, प्रभावोत्पादकता, इसके साथ ही नाटक के सभी तत्व को एकत्र संयोजन समुचित रूप से होना ये भी अभिष्ट है। वर्तमान की बात हम करें, वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से नाटकों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उक्त प्रवृत्तियां हैं, पहले से जो प्रवृत्तियां जो चली आ रही हैं उसमें परिवर्तन हो गया है और नई नई जो प्रवृत्तियां हैं वो समावेश हो गया है। किस कारण? पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के कारण। और बात भी ये सही है कि जो नाट्य कला है, जो नाटक का मंचन है, जो ड्रामा है, वो समाज के और युगों के अनुरूप होना चाहिए। अब आप 16वीं शताब्दी के समय के कुछ नाटक मंचन को अगर आप आज के दौर में अगर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे तो शायद वो जो रसास्वाद की जो बात है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि नाट्य कला में समाज और युग के अनुरूप ही समावेश होना चाहिए। ये जो नई जो प्राचीन प्रवृत्तियां हैं उनके स्थान पर जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उनका समावेश जो है वो लाजमी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नाटक में होनी चाहिए। नाटक के जो मूल तत्व हैं उसके अनुसार जो भारतीय आचार्यों ने नाटक के कुछ मूल तत्व यानी जो वस्तु हैं या पात्र हैं या रस हैं, ये मूल तत्व माने हैं, यानी वस्तु, पात्र और रस। और जो पश्चिमी विद्वान हैं, भारतीय वेस्टर्न जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो पश्चिमी जो विद्वान हैं, जो नाटक के जो विद्वान हैं, वो नाटकीय तत्वों का वस्तु, पात्र, कथोपकथन, शैली, देश काल एवं उद्देश्य के रूप में विस्तार किया है। इस दृष्टि से हम देखें तो आज जो है, आज की बात जो हम कर रहे हैं, आज के समय की बात, वो नाटक को अन्य काव्य रूपों के समान 6 तत्वों में विभाजित करना सुविधाजनक बना है। और अब भारतीय दृष्टि से भी ये पात्र, कथोपकथन, देशकाल का समावेश जो है वो उसमें कर दिया गया है। जहाँ पहले क्या क्या था हमने अभी बताया कि वस्तु था, पात्र और रस, यानी एक कॉन्सेप्ट, एक्टर जो पात्र हैं वो करने वाले, और उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो डायलॉग्स हैं वो होते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें समाहित कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि जो
नाटक है, क्योंकि ये देखिए इसमें आपको बहुत उतना ज़्यादा विस्तृत पढ़ना नहीं है कि पूरा का पूरा नाटक क्या है और उसके मूल तत्व क्या हैं, उसके साथ साथ जो है वो नाटक के जो विभिन्न कारक हैं वो क्या हैं, अभिनय के जो पाश्चात्य अवधारणा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नाटक के प्रमुख अंग की बात है, नाटक के प्रमुख भेद की बात है। ये सारे के सारे चीज़ें जो है इतने डिटेल में पढ़ने नहीं हैं आपको। बस मेन चीज़ें ये है कि आखिर ये एजुकेशन से संबंधित कैसे है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेशन। तो नाटक जो है वो काव्य का एक महत्वपूर्ण भेद है। नाटक जो है वो एक काव्य का, तो ये जो प्रभावात्मकता और रसास्वादन है, ये दोनों ही दृष्टियों से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ माना गया है। यानी ये जो काव्येषु नाटकम रमणीयम करके एक शब्द है, उसके अनुसार एक पुस्तक ही है इसका, और इसके अनुसार काव्य में नाटक अधिक रमणीय होता है। एक संस्कृत शब्द है काव्येषु नाटकम रमणीयम, काव्य में नाटक अधिक रमणीय होता है। श्रव्य काव्य शिक्षितों से संबंधित होता है, परंतु दृश्य काव्य जो है वो सामान्य जनता की विषय वस्तु है, सामान्य जनता के लिए की, उनके मनो विनोद और हित के लिए नाटक या दृश्य का निर्माण होता है। नाटक में जो मानव जीवन है और समाज है उसका यथार्थ चित्रण होता है, जैसा कि तैसा चित्रण, यथार्थ चित्रण होता है। अतः वह यथार्थ जीवन के अधिक निकट होता है। कौन? नाटक। नाटक में लोकरंजन और सामाजिकता की मूल भावना निहित होती है। अभिनेता अपने अभिनय द्वारा नाटक के दृश्यों को इतने सजीव रूप से प्रस्तुत करता है कि दर्शक रसमग्न हो जाते हैं। हमने अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया कि आप इस तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, रसमग्न हो जाते हैं किसी चीज़ को, उस प्रदर्शन को देखने के लिए, और यही अभिनय का कार्य है। अभिनय उसे ही कहते हैं कि आप अभिनेता के रुदन से आपके आंखों में अश्रु आ जाए, वो अभिनय है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो शास्त्रीय एवं जो कलात्मक आधार पर नाटक का अत्यंत महत्व है, क्योंकि उसमें जातीय जीवन की जीवंत घटा जो है वो देखी जा सकती है। नाट्य कला ललित कलाओं का जो है वो एकमात्र सम्मेलन है। जो ललित कला है उसका एक नाट्य कला एकमात्र सम्मेलन, एकमात्र उसमें मिलने वाली चीज़ें हैं। और नाटक की इन्हीं समस्त विशेषताओं को लक्षित करते हुए भरत मुनि का नाम आपने सुना है होगा, बहुत आप भारतवर्ष में रहते हैं और भरत मुनि का नाम न सुने तो ये लाजमी नहीं होगा। तो भरत मुनि का कथन है कि योग कर्म समस्त शास्त्र, सारे शिल्प और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाए। यानी योग कर्म समस्त शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, सारे शिल्प, विविध कार्य, इन समस्त में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसे आप नाटक में ना पाएं, नाटक के रूप में आप उसका मंचन नहीं करेंगे। नाटक में जो घटनाएं वर्णित नहीं हैं वो भी घटित हो जाती हैं। यह खेल के साथ साथ विनोद, विश्रांति, उपदेश आदि का साधन है। लोक स्वभाव का अनुकरण करने वाला, जो लोक
का जो स्वभाव है, यानी जो आपके जो आस पड़ोस देश दुनिया का जो स्वभाव है, उसका अनुकरण कर जो प्रदर्शित किया जाता है, उसे आप नाटक की श्रेणी में रखते हैं। और नाटक के द्वारा लोक चरित्र का बोध होता है। आप स्वयं देखिए, कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, आप कोई भी नाटक उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इस जीवन की सच्चाई, आपके आसपास होने वाली घटनाओं की सच्चाई, बहुत सारे घटनाएं ऐसे हैं जो भविष्य में हो सकते हैं, उसके बारे में पहले से आगाह करने की सच्चाई, ये सारे के सारे नाट्य के माध्यम से, नाट्य कला के माध्यम से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। और एक जागरूकता की जो बात है वो भी कही जाती है। मानवीय स्वभावशुभित जो प्रवृत्तियां हैं, जो अभी हम कह रहे थे, उसके कर्म भावना का भी स्पष्ट ज्ञान नाटक के द्वारा जो है वो संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि नाटक काव्य में सर्वाधिक उपायदेय एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवित्व की चरम सीमा नाटक है। कवित्व यानी जो पोएट्री है, पोएट्रिज्म जो है, उसकी जो पीक पॉइंट है, चरम सीमा जो है, वो नाटक है। यानी सफल नाटक का निर्माण करने वाला ही पूर्ण रूप से कवि कहला सकता है। अगर हम अगर कला शास्त्र की बात करें, नाट्य शास्त्र की बात करें, तो इनके अनुसार जो सफल नाटक का निर्माता है, सफल नाटक का जो निर्माण करता है, निर्माण करने वाला है, वही पूर्ण कवि है। अब शिक्षा चाहे स्कूल स्तर की हो, कॉलेज स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की हो, नाटक हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर जो है वो शिक्षा एवं शिक्षार्थी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जो एस्पेक्ट है उसको ये दिखलाता है। हमने शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही आपको एक उदाहरण देकर हमने बताया कि किस प्रकार से जो रंगमंच की जो भूमिका है वो चाहे कोई भी स्तर की हो, बात हमने कहा कि स्कूल स्तर की बात हो या कॉलेज स्तर की बात हो या विश्वविद्यालय स्तर की बात हो, जिस स्तर की भी बात हम कर रहे हैं, इन सभी स्तरों में कहीं ना कहीं इसकी जो अहमियतता है वो महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो परिलक्षित होती हुई नज़र आती है। और हर स्तर के विद्यार्थी में जो विकास की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, विकास जो डेवलपमेंट की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो अदा करता है। इस विद्या के द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक स्तर विकसित होता है और वह स्वयं को एक दूसरे को समझने में सक्षम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप देखिए कि जब स्टेज पर जब अगर 4-5 कलाकार कला प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके बीच के तालमेल को देखिए, अंडरस्टैंडिंग को देखिए, किस वक्त कौन से डायलॉग को किसके द्वारा बोला जाना है, किस वक्त खत्म करना है, एंट्री के समय कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एग्जिट के समय कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी जो विधाएं हैं वो एक दूसरे को समझने में सक्षम बनाता है। एक जब नाटक की हम बात कर रहे हैं तो एक प्रसिद्ध नाम है कैथलीन गैलेघर। आप सर्च ऑन कर लीजिएगा, कैथलीन गैलेघर। और इनका कथन है कि नाटक के द्वारा शिक्षा देने का कोई शैक्षिक मॉडल तो उपलब्ध नहीं है, परंतु नाटक द्वारा शिक्षा में एक ओर तो अनुभवों का अर्थ स्पष्ट होता है, तो दूसरी ओर अभिनेता के रूप में हम अपनी व्यक्तिगत सोच को संसार के सम्मुख रख पाते हैं। कैथलीन गैलेघर का कथन है।
यानी संसार में अपने को किसी प्रकार व्यक्त किया जाए या किस प्रकार व्यक्त किया जाए और पारस्परिक संबंधों का क्या स्वरूप हो, यह इस माध्यम से आसानी से समझा और सीखा जा सकता है। नाटक के माध्यम से ये समझा और सीखा जा सकता है। जब शिक्षा में नाट्य विद्या की बात हम करते हैं तो इसकी उपयोगिता जो है वो सन 60 के दशक से जो है वो चली आ रही है, या उस वक्त की आप बात करें, हम 1960 की बात करें तो सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान जो है वो इस ओर आकर्षित हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो है वो मोनिका प्रेंडगास्ट करके एक महिला थी और एक जूलियाना सैक्सटन करके एक महिला थी, जिन्होंने शिक्षा जगत में नाट्य विद्या के उपयोग पर सर्वप्रथम कार्य किया था। दो प्रचलित नाम हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ फलना, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, मोनिका प्रेंडगास्ट और जूलियाना सैक्सटन। ये दो महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा जगत में 1960 के समय की बात है ये, और शिक्षा जगत में नाट्य विद्या के उपयोग पर सर्वप्रथम कार्य इन दोनों ने किया। शिक्षा जगत में नाट्य प्रयोग के अंतर्गत एक संस्था को शैक्षिक वातावरण एवं व्यवस्था में रहकर युवा वर्ग के लिए नाटक प्रस्तुत करने होते हैं। यानी जो एक सेटअप मिलता है, जो एक शैक्षिक वातावरण जो मिलता है, उसकी जो व्यवस्था है उसी में रहकर उसका एक दायरा है। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षण क्षेत्र की बात करें तो नाटक का एक दायरा है, और उसी दायरे में रहकर जो है वो नाटक प्रस्तुत करने होते हैं। इसके अंतर्गत परस्पर संवाद, प्रदर्शनी दोनों आवश्यक हैं। लियान होरे का कथन है कि शिक्षा के क्षेत्र में नाटक बहुत ही उपयोगी है। यानी नाटकीय तत्व जिसके साथ परस्पर संवाद शामिल हो और जिसमें दर्शकों की भी भागीदारी हो, चाहे वो भूमिका निभाएं या ना निभाएं, दर्शकों की भागीदारी किसी न किसी रूप में आप पा जाएंगे नाटक में। तो वो दर्शकों की भी भागीदारी हो, कलाकार अध्यापक के सामूहिक कार्य के रूप में ही सही, शैक्षिक या सामाजिक लक्ष्य को पाने में इस नाटक के माध्यम से सफल होते हैं। आप देखिए खुद ही आप स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर अलग अलग आपने नाटक देखा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नाटक में मंचन भी किया होगा या रंगमंच का आप हिस्सा भी बने होंगे। तो यहाँ पर आप, जब हम शैक्षिक दृष्टि की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा जगत की बात करते हैं, तो शिक्षा जगत में जो समाज के जो सही उत्थान है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये रंगमंच का आयोजन किया जाता है। दहेज प्रथा, बेटी बचाओ वाली जो बात है, चाहे वो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चाहे वो आप जल संचय की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, बहुत सारे टॉपिक हैं। साफ सफाई की बात करें, हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें, वातावरण की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नाटक के माध्यम से, नाट्य शास्त्र के माध्यम से शिक्षा में इसकी अहमियतता जताई गई है, और बच्चों को खास तौर से उसके प्रति उनका जो रुझान है, जो लगाव है, वो कैसा है, और उसको और भी निखारने के लिए इस तरह के नाटकों का मंचन विद्यालयों में करवाया जाना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि हमने कहा कि उनके जो मानसिक स्तर का जो विकास है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो
एक दूसरे को समझने में ये सक्षम होते हैं, कोऑर्डिनेशन करने में सक्षम होते हैं। ग्रुप लर्निंग की कॉन्सेप्ट जो है वो इससे उभर कर सामने आती है। आपसी सद्भाव की भावना उभर कर सामने आती है। लीडरशिप की भावना निकल कर सामने आती है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और भी बहुत कुछ। तो ये जो नाट्य मंचन है, नाटक के द्वारा किसी भी जो विषय वस्तु है उसको सामने लाकर उस नाटक के विभिन्न अवयव को या विभिन्न जो रूप हैं, जो उसके पार्ट हैं, उसको उन बच्चे में डालकर आप उनके अंदर इन चीज़ों का विकास कर सकते हैं। अब ये तो हुई स्कूल की बात, लेकिन जब आप व्यावसायिक तौर पर जब आप जाते हैं तो फिर इसका दायरा जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमने कहा कि हेलेन निकोलसन का जो कथन है एक, जिसकी अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य में व्यावसायिक नाट्यकर्मी एवं नाट्य निर्माता युवा लोगों के साथ काम करते हैं और इस दौरान हर प्रकार की शिक्षा व्यवस्था एवं वातावरण का उन्हें अनुभव हो जाता है और उस बारे में वो पर्याप्त ज्ञान हो जाता है उनको। यानी जो चिकित्सालय की बात हो, नाट्य मंच की बात हो, संग्रहालय की बात हो, पुरातत्व स्थल की बात हो, स्कूल की बात हो, ये सभी जो है वो इसमें आ जाते हैं। और ये प्रासंगिक इसलिए होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम नाटक की बात करते हैं, जब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम नाटक की उपयोगिता की बात करते हैं, तो ये थिएटर फॉर डायलॉग का एक आप वाक्यांश है, टेक्सास विश्वविद्यालय से एक सृजित हुआ है, जिसमें कि थिएटर फॉर डायलॉग का आता है। उसके लिए जो है वो नाटक, संवाद के लिए नाटक की बात की जाती है कि संवाद के लिए नाटक। ये ऑस्टिन कैंपस कम्युनिटी द्वारा इसे नाम दिया गया है और इस विद्या में उन्होंने अनेक तरीके और सिद्धांतों का स्थान दिया है, बहुत सारे तरीके और सिद्धांत का स्थान दिया है इन्होंने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जब हम बात करें तो शिक्षा में जो नाटक है उसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इससे बालक के या विद्यार्थी के जो मानसिक स्तर है उसमें विकास होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको कही कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति या जो शिक्षार्थी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो छिपे हुए गुण हैं, उसका जो उद्भव है या उसका जो प्रादुर्भाव है या उसकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य जो है वो नाटक मंचन के द्वारा किया जाता सकता है। और जब हम कॉमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम व्यवसायीकरण की बात करते हैं, व्यवसायिक नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, तो इसका दायरा जो है वो शिक्षण क्षेत्र के दायरे से और भी खुल जाता है और भी बड़ा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक आपका शिक्षा में नाटक का महत्व, हमने देखा कि नाटक का अर्थ क्या है, उसके थोड़े से स्वरूप को जानने का प्रयास किया और फिर हमने शिक्षा में नाटक के महत्व को जाना।